केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। आप नोटिस देते 10 बजे पहले होगी चर्चा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो खड़े नहीं होते, बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत आश्चर्य है कि इस अध्यादेश के विरुद्ध भी चर्चा की स्थिति सदन में आ रही है। एक लंबे कालखंड के बाद मुझे लगता है इस अध्यादेश के माध्यम से खेती और कृषि के क्षेत्र में और किसान की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। जहां तक कानून बनाने की शक्ति है, उस मामले में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि संघ सूची की प्रविष्टि 42 में अंतर राज्य वाणिज्य एवं व्यापार का उल्लेख है। इसका अर्थ यह है किसी भी वस्तु सेवा के अंतर राज्य व्यापार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संघ शासन को है और इसमें कृषि उत्पाद भी सम्मिलित है। दूसरा, मैं यह आग्रह करना चाहता हूं सदन को, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, कि अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें कृषक अपना उत्पाद पैदा करता है और वो मंडी में लाता है। मंडी में जब तक वो लाता है तब तक उसके ऊपर मंडी फीस है, दुनिया भर के कानून है, उसका जो परिवहन का खर्चा है, और मंडी में 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग बोली लगा के उसके उत्पादन की कीमत को तय कर देते हैं। अब अगर ये अध्यादेश अधिनियमित हो जाएगा तो निश्चित रूप से किसान को इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। किसान जब फसल अपनी मंडी में किसी व्यापारी को बेच देता है तो व्यापारी उस फसल का क्या करेगा, कहां बेचेगा, कितने भाव पर बेचेगा, किस राज्य में बेचेगा, ये व्यापारी को तो पूरी आजादी है। लेकिन किसान जो देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, उसको अपने उत्पादन का बेचने का मूल्य तय करने का, स्थान तय करने का, कैसे बेचेगा ये तय करने का आज तक अधिकार नहीं था। मैं समझता हूं इस अध्यादेश के माध्यम से यह आजादी पूरे देश को मिलने वाली है। मैं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, देश भर के किसानों को, राजनीतिक दल के नेताओं को, सभी को यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो अध्यादेश है जिसको आज संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे एपीएमसी एक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्य अगर चाहेगा तो मंडियां चलेगी, राज्य का अपना एक्ट है। मंडी की परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा वो इसके माध्यम से कवर होगा। दूसरा, जिस प्रकार की बात कही जा रही है कि वो एमएसपी पर फर्क पड़ेगा और फलाना कमेटी की रिपोर्ट है, मैं सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूं, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद वर्षों से स्वामीनाथन साहब की कमेटी की अनुशंसाएं पड़ी हुई थी। उन 200 अनुशंसाओं में, 201 अनुशंसाओं में से भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 200 अनुशंसाओं पर अमल किया और जो एमएसपी थी उस पर भी 50% मुनाफा जोड़कर रबी और खरीफ की एमएसपी घोषित की जा रही है। इससे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं आएगा। किसान को अपना उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी, व्यापारी भी लाइसेंस राज्य से मुक्त मिलेंगे, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा और सप्लाई चेन मजबूत होगी। कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा और ये निजी निवेश जब गांव तक और खेत तक पहुंचेगा, इसी से किसान का उत्थान आने वाले कल में होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। आइटम नंबर 15, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश 2020 के प्रख्यापन द्वारा
तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण सभा के पटल पर रखता हूं। प्रश्न है कि विधेयक ये तो ले भी आइटम नंबर 16 श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर 16 पे बोले। माननीय अध्यक्ष आपका महोदय, 16 पे नोटिस है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। कॉन्ट्रैक्ट खेती अधीर रंजन जी चौधरी साहब। सर, दोबारा मुझे इस इंट्रोडक्शन की विरोध करना पड़ता क्योंकि तोमर साहब ये कसम खाई है कि हिंदुस्तान की कृषि व्यवस्था को, और सबसे बड़ा बात है कि हमारा जो हरी क्रांति हुई थी, आप ये हरी क्रांति को तो सुविधा और जो ढांचा उसको आप ध्वस्त करने का कोशिश कर रहे हैं। सर, ग्रीन रेवोल्यूशन की दो पहलू था, एक था एमएसपी और दूसरा पब्लिक प्रोक्यूरमेंट। ये ऑर्डिनेंस ये दोनों चीज को कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं। सर, मैं बता रहा हूं कि प्रायोरिटी शुड बी टू एंश्योर दैट द फार्मर और फार्मर्स हैव एडिक्वेट बार्गेनिंग पावर एंड दे गेट ए प्राइस हायर देन एमएसपी। द ऑर्डिनेंस डज नॉट एंश्योर these two key requirements. Sir, you are ignoring the unequal bargaining power between a small or medium farmer and the sponsor of aggregator or farm service provider. Sir, जमीन जो मालिक था किसानों को, उसको आप मजदूर बनाना चाहते हैं, ये एक ठेका प्रथा है। It is a fatal flaw not to stipulate that the price shall not be less than MSP in cases where MSP has been fixed and declared. A convoluted and totally bureaucratic dispute resolution mechanism that will leave the farmer totally exhausted, poor and bitter, whatever the outcome may be. तो इसीलिए मैं सर कहता हूं कि तोमर साहब इसको आप वापस लिया करो। किसानों को फंसाए जा रहे हैं ठेका प्रथा में और किसानों को और कमजोर करने का कवायद आप लोग करते हैं और फिर बोलते हैं, दावा करते हैं। Thank you, Mr. Speaker. I would like to support my colleagues who have already spoken, but also to oppose the motion on the following three constitutional grounds, sir. The bill violates the basic tenet of federalism enshrined in our Constitution. It is beyond the legislative competence of this House to enact a law on a subject such as agriculture, which falls squarely within the domain of the state list. It also seems to operate on a misconstrued understanding of the concurrent list because it does not acknowledge the provision under entry 7 of the concurrent list that specifically excludes contracts relating to agricultural land. Second, sir, the bill endangers the right to food of the people of the country that has been recognized as a fundamental right under Article 21 of the Constitution by the Honorable Supreme Court. Third, sir, the bill replaces an ordinance that was brought into effect during the national lockdown despite having no nexus to the COVID-19 pandemic. No specific exigencies have been met. The unwarranted promulgation of the ordinance that constitutes the foundation of this bill has sadly precluded the bill from benefiting from any expert opinions or stakeholder suggestions. Mr. Speaker, we've just witnessed the Finance Minister withdrawing a bill because it was ill-considered and unprepared for passage. Let us not have this minister make the same mistake again, sir. I request him to withdraw the bill. Thank you, Mr. Speaker. श्री गौरव गोगोई जी, आप कानून की क्षमता बनाने का विरोध के विषय को कर दें। बाकी I hereby completely and totally oppose the introduction of this bill. This bill is a severe limitation of states' rights and responsibilities, and it is making a unilateral decision by the central government, and it's against the principle of federalism and decentralization. अभी मंत्री महोदय ने कहा कि ये बिल किसानों को आज़ादी देती है। ये किसानों को आज़ादी नहीं, ये कॉर्पोरेट को आज़ादी देती है। आप किसानों की आज़ादी को छीनकर पूरी आज़ादी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं। इस बिल में एमएसपी का कोई उल्लेख नहीं, इस बिल में किस प्रकार से किसानों का संरक्षण होगा उसका कोई उल्लेख नहीं। कॉर्पोरेट अपनी क्षमता और शक्ति के द्वारा किसानों के पे अत्याचार करेगा। किसानों को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए उसका कोई उल्लेख नहीं, और आपने डिलिबरेटली एमएसपी को इस बिल से हटाया है। इसलिए बहुत से किसान
हमारे सारे भारत के किसान इस बिल का विरोध करते हैं और हम चाहेंगे कि आप इस बिल को वापस लें। धन्यवाद। श्री संतोष सिंह जी। इस बिल का विरोध करता हूं क्योंकि सरकार हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करती है, लेकिन ये बिल भी स्टेट्स की जो पावर है उनको खत्म करते हैं और देश के फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करते हैं। तीसरा सर, ये विधेयक किसानों के हक में नहीं है क्योंकि इसके जरिए जो सारी पावर है वो प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास चले जाएगी। और जैसे मेरे साथियों ने कहा कि इसमें एमएसपी का कोई नहीं है। इस कोविड में भी मेरे स्टेट में 100% प्रोक्योरमेंट हुई क्योंकि एमएसपी थी। और मैं समझता हूं कि अगर ये बिल पास होता है, बिल लाते हैं, तो जो किसानों की जो स्लो डेथ है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में जाएगी। मेरा सुबह पंजाब सरकार जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा योगदान डाला है और पंजाब की असेंबली ने भी, विधानसभा ने भी इसका विरोध किया, रेजोल्यूशन किया। सो मैं अनुरोध करता हूं कि इसको वापस लिया जाए। समय एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦਾ बने रहो एबीपी ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। कोरोना संकट के दौरान एहतियातां दे नाल अज संसद के मॉनसून सैशन की शुरुआत हो गई है। पहले दिन संसद विच खेतीबाड़ी ऑर्डीनेंस की गूंज रही। विरोधी धिरां ने ऑर्डीनेंस नूं किसानां लई घातक दस्सिया। I do vehemently oppose the introduction of this legislative document. The reasons are loud and clear. The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 seeks to replace the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance 2020. The ordinance was promulgated on 5th June 2020. My main objection is that Parliament lacks legislative competence to legislate on this subject because agriculture is a subject on the state list entry 14. Moreover, markets and fairs is also in the state list entry 28 of the list 2. The constitutional provisions are very clear. Article 246 clause 3 clearly states that the legislature of the state has exclusive powers to make laws to any of the matters enumerated in the state list. The bill is regulating the sale and purchase of agricultural goods, and according to the Constitution of India, such a law can only be brought by the state government as interstate trade is covered under entry 26 of the state list. Moreover, through this bill, the central government is nullifying the APMC law enacted by the various state governments. The central government is not competent to make such a law, so the government has introduced certain provision of interstate trade to make the bill look legal. This is a clear case of legislative overreach. The government may give example of APADA Act. APADA Act is for agricultural export, which is entirely a different issue. I oppose the bill because the bill is directly violating the provisions of Article 246 and the 7th schedule of the Constitution. The bill is a direct attack on the federal structure of the Constitution. ये शांता कुमार जी का जो रिपोर्ट था सर, वो रिपोर्ट को लागू करने के लिए और किसानों को बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है सर। इसको रुकिए। पंजाब में, हरियाणा में सर चारों तरफ इस बिल के खिलाफ लोग आंदोलन करते हैं। सोगत राय जी। Under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I oppose the introduction of the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020. Through this bill, the central government has overridden the state legislated Agriculture Produce Marketing Committee Acts. The worst affected states are Punjab, Haryana, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and any other state that has invested heavily in public procurement and assuring minimum support price to farmers. The suspicion is that the Modi government is attempting to implement the controversial recommendations of the Shanta Kumar Committee that will have the effect of diluting public procurement, the public distribution system, the minimum support price principle and food security. Sir,
Farmers are seeing this as an effort to jettison the minimum support price mechanism and government procurement of food grains. That is why farmers in Haryana are up in arms and they are agitating. Punjab Assembly has taken a resolution against this bill. I shall request Mr. Narendra Singh Tomar, who is otherwise a very mild man, not to push through this bill and धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 की पूर्ण स्थापना में मेरा विरोध प्रस्ताव कृपया स्वीकार करें। पहला, विधायक की विधायी समक्षता के संबंध में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कृषि राज्य सूची में 14वीं प्रविष्टि है। ये विधेयक राज्य सरकारों को बाजार शुल्क, उपकर या किसानों व्यापारियों पर लेवी के माध्यम से राजस्व एकत्र करने की शक्ति से वंचित करता है और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के अपने अधिकार का भी अतिक्रमण करता है। इसके अतिरिक्त ये विधेयक मौजूदा एपीएमसी कानूनों को और अधिक कृषि के विषय पर राज्यों को उनके अनेक अधिकारों से वंचित कर देता है। केंद्र ने ये सभी प्रतिकूल बदलाव राज्यों के साथ बिना किसी परामर्श के किए हैं। एक शब्द लिए गए हैं, राज्य के साथ कोई भी परामर्श नहीं होने के कारण ये विधेयक अधिकारित है। दूसरा ये विधेयक कॉर्पोरेट जगत के संबंध में है, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये साजिश है। दो राज्यों के बीच मुक्त बाजार और व्यापार की अनुमति देने की इस कवायद में कॉर्पोरेट जगत द्वारा शोषण की गुंजाइश मौजूद है। इन दो कारणों के लिए इस बिल के इंट्रोडक्शन का मैं विरोध करता हूं। श्री संतोष सिंह चौधरी जी। Introduction of the bill under Rule 72 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. I oppose this introduction of bill on these grounds, sir. पहले से ये बिल पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से बाहर है और संविधान के शेड्यूल 7 के तहत लिस्ट 2 के आइटम नंबर 14 पर एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है। सरकार ऐसा कोई बिल नहीं ला सकती जो संसद की लेजिस्लेटिव पावर के बाहर है। दूसरा, ये बिल स्टेट के एपीएमसी एक्ट के तहत जो पावर्स हैं उनको खत्म करता है। राज्यों की शक्तियों को खत्म करने के साथ साथ ये वहाँ मंडी सिस्टम और एमएसपी सिस्टम को भी खत्म कर देगा, जिससे किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य नहीं मिलेगा। तीसरा सर, पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य का बहुत सारा रेवेन्यू एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी की फीस और सेस से आता है, पर इस बिल के तहत राज्य किसी भी तरह की फीस या सेस नहीं लगा सकते। इस फीस और सेस से जो रेवेन्यू आता है उससे राज्य का विकास होता है। साल 2019-20 में माननीय सदस्य, जब बिल पर पूरी चर्चा हो ना, जब अपन को सारे विषय उठाए जाते हैं, आमदन का उपयोग, गाँव की सड़कों का निर्माण और मंडियों का। नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब कुछ बोलना चाहते हैं? मैं भागवत मान जी, जब बिल पे डिटेल चर्चा होगी तो मेरा वादा है आपको मैं मौका दूंगा। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019 एंड नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2019 दोनों विषय को लेकर दोनों एक साथ बात कर रहे। मैं एक मूलभूत 2 मिनट में ज्यादा बात नहीं करूंगा। पहले तो स्वागत करता हूं खास करके होम्योपैथी बिल का। हमारे हिंदुस्तान की और आयुर्वेद में हिंदुस्तान की संस्कृति रही, आयुर्वेद तो घर घर में रहा। जड़ी बूटी रहती थी माँ के पास, पता नहीं हम डॉक्टर के पास बहुत कम जाते थे, वही सब दवा कर लेती थी, आप भी जानते होंगे। लेकिन आज एक अच्छी बात लग रही कि इस विषय को लेकर सरकार गंभीरता से इसको रेगुलराइज करना चाहती है। जो गलतियां पिछली हो रही थी, 1973 में हमने एक्ट बनाया, 70 में हमने मेडिसिन का एक्ट बनाया, लेकिन दोनों में एक चीज मुझे ध्यान में आ रही कि आप नीट की परीक्षा लेने जा रहे हो। आज सुबह बालू जी ने एक बात कही थी, उसी बात पर मैं खास करके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमने एजुकेशन सिस्टम में अभी बहुत बदलाव ला रहे, मैं उसका स्वागत करूं, उस वक्त बोलूंगा। सबसे बड़ी बात यही है कि एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड
और हमारा अभी इंटरनेशनल बोर्ड आ गया। और इस सारी क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चे जब 12वीं कक्षा के बाद में नीट की परीक्षा को सामने जाते हैं तो उनका सिलेबस या करिकुलम जो होता है वो इतना फर्क होता है उसमें, ताकि उनको एग्जाम में तकलीफ आती है। पहले क्या होता है, नीट की परीक्षा में पहले कौन जाएगा, पहले देखेंगे एमबीबीएस के लिए, नहीं मिला तो बाद में फिर ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव क्या है, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस। और इसकी बीएचएमएस को आप देख रहे पेंडेमिक में हमारी हालत ऐसी हुई कि हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुई। फिर हमने कहा बीएमएचएमएस वाले आ जाओ, बीएएमएस वाले आ जाओ, सभी को बुलाया। शशि थरूर साहब ने जो मुद्दा उठाया है कि प्रैक्टिस करते समय क्या ये एलोपैथी में प्रैक्टिस करेंगे, विल यू अलाउ देम टू डू दैट, दैट इज ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ इट। और एलोपैथिक डॉक्टर्स है जो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सब दुर्भाग्य की बात यह है कि जब ये पैंडेमिक के समय में होम्योपैथी के लोग इतने सामने आए और कहने लगे अरे हमें कुछ करने दे दो, हम इनको अच्छा इलाज करके रोग मुक्त करेंगे। लेकिन फिर भी हमारी जो क्लिनिकल सिस्टम है जिसमें एलोपैथी डोमिनेंट है, वो एलोपैथी इनको करने नहीं देती, होम्योपैथी को अलाउ नहीं किया। और आज भी होम्योपैथी के डॉक्टर कहते हैं हमारे पास आज भी इलाज है पैंडेमिक कोरोना के ऊपर, लेकिन आपका आईसीएमआर या जो कुछ भी रेगुलेटरी बॉडीज है वो इन्हें प्रैक्टिस करने नहीं दे रही सर। तो ताकि उसमें आपको ध्यान देना। और 1-2 मिनट में और एक बता देता हूं कि 15 नंबर में आपने कहा कि एग्जिट टेस्ट, क्या कि एग्जिट टेस्ट, इसको एग्जिट मत कहो। जब वो डॉक्टर बनाए तो रजिस्टर कर रहे हो आप, उसको लाइसेंस दे रहे हो, तो आप नेशनल लाइसेंस टेस्ट कहो या नेशनल रजिस्टर टेस्ट कहो। एग्जिट टेस्ट या कहां से एग्जिट हो रहा है वो, तो एग्जिट टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। और कितनी संस्थाओं को आप परमिशन दोगे, ये परमिशन कौन देगा? आपने स्टेट पे भी बोर्ड रखा है कि एक एडवाइजरी बोर्ड स्टेट लेवल पे भी रहेगा। कितनी संस्थाएं बनेगी, नहीं तो वो मशरूम जैसे शुरू हो जाएगा जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। अब बच्चों वहाँ एडमिशन के लिए वो कॉलेजेस इन्वाइट कर, भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। कुछ फैकल्टी के लिए बच्चे जाते हैं, बाकी जाते नहीं है। तो इसमें भी आपको थोड़ा रेगुलेट करना पड़ेगा, कितनी लिमिट रखो भाई। ये नहीं हो कि मशरूम जैसे फिर वो बीएचएमएस की इंस्टीट्यूट खुली गई या आयुर्वेद की खुली गई, फिर वहाँ बच्चे नहीं मिल रहे। शुरू में होता है। तो ये सारी अगर सावधानी आप बरसोगे तो मैं दोनों बिलों का समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। अच्छा काम करे, आगे बढ़ो। फिलहाल इस बुलेटिन ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।